तो अब हम देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये लाइन आप याद रखो कि इसमें लिखा है कि जो आरबीसी होता है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ये एंजाइम प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे अपन मानते हैं ये बेटा टिश्यू लेवल है, ठीक है, टिश्यू लेवल है, तो टिश्यू लेवल पे CO2 प्रोड्यूस होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, ये कौन है तुम्हारी बेटा आरबीसी है, ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। अब आरबीसी के अंदर जब ये एंटर करेगा तो ये वाटर के साथ कंबाइन होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3 में। अब ये जो H2CO3 है ये H प्लस और HCO3 माइनस में टूटेगा। अब देखो, ये जो HCO3 माइनस है ये बाहर निकलेगा और ये HCO3 माइनस ट्रेवल करते करते कहाँ पे आएगा, लंग्स के लेवल पे आएगा। अब ये लंग्स के लेवल पे आके फिर ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, किसके अंदर एंटर करेगा, आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। अब ये आरबीसी के अंदर जो HCO3 है ये H प्लस से कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। अब ये जो H2CO3 है फिर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2O और CO2 में टूट जाएगा। अब क्या होगा, ये H2O तो मान लो यहीं पे यूज हो जाएगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तुम्हारी एल्वियोलाई में चली जाएगी और एक्सपायर होके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि ये जो एंजाइम होता है फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में ये एंजाइम, अगर खुद ही देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि H2 CO2 और H2O को कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में कन्वर्ट कर रहा है, H2CO3 में। और फिर देखो H2CO3 को फिर यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2O और CO2 में तोड़ रहा है, तो ये बोथ डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, सही बात है, CO2 diffuse into the blood RBC and plasma and form HCO3 and H plus, HCO3 and H plus बना देता है। At alveolar site PCO2 is low and reaction proceed in opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O. Thus CO2 is trapped as a bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli released as CO2। तो ये पूरी जो कहानी में समझाई है लिखा हुआ है। 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli, ठीक है भाई, तो ये बात याद रखना। अब आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, अब कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास एबिलिटी होती है, ये क्या कर ले, ये एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के डिमांड के हिसाब से हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम होता है इसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसको करता कौन है, न्यूरल सिस्टम करता है। देखो, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आरआरसी। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, ठीक है। एक सेंटर और होता है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन कॉल्ड न्यूमेटैक्सिक सेंटर, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब न्यूमेटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाई ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। जैसे मान लो न्यूमेटैक्सिक सेंटर को पता चल गया कि हमको ब्रीदिंग रेट बढ़ाना है, ठीक है, हमको ब्रीदिंग रेट बढ़ाना है, तो ये किसको मैसेज देगा, ये खुद ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ाएगा, ये किसको मैसेज देगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज देगा। ये क्या बोलेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से क्या कहेगा कि तुम ऐसा करो कि तुम इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर दो। तो जब तुम इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करोगे तो जो ओवरऑल तुम्हारा ब्रीदिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना, कभी भी पोन्स जो होता है वो ये ब्रीदिंग रेट को घटाता बढ़ाता नहीं है, पोन्स का काम नहीं है, पोन्स खाली मैसेज देता है आरआरसी को, पोन्स सेंस कर लेता है, ठीक है। पोन्स के अंदर सेंसिंग होती है, वो सेंस करके आरआरसी को मैसेज भेजता है। बाकी ब्रीदिंग रेट बढ़ाने और घटाने का काम क्या होता है, वो आरआरसी का ही होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि पोन्स जो होता है वो मॉडरेट करता है किसको, आरआरसी को, ठीक है। अच्छा, एक सेंटर और होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ये भी मेडुला रीजन में ही होता है, ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया ये बगल में होता है किसके, रिदम सेंटर के, ये भी हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन के, ठीक है। और कह रहा है इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेज दिस सेंटर विच टर्न कैन सिग्नल टू द रिदम सेंटर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंसेज कैन बी एलिमिनेटेड। अब जो जो आरआरसी होता है, सुनना ध्यान से,
आरआरसी, तो अपन आरआरसी की बात कर लिए। अब देखो जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये तुम्हारा आरआरसी के एडजेसेंट में होता है, और ये क्या होता है, ये हाई सेंसिटिव होता है CO2 एंड हाइड्रोजन आयन को। तो अगर मान लो ये डिटेक्ट कर लिया कि ब्लड में CO2 और हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तो ये किसको एक्टिवेट कर देता है, ये किसको सिग्नल भेजता है, तो ये क्या करता है, ये पहली बात तो बढ़ा हुआ CO2 और H+ ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये कीमोसेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट करेगा, और ये किसको सिग्नल भेजता है, रिदम सेंटर को भेजता है कि भाई आप नेसेसरी एडजस्टमेंट करो। ठीक है, तो ये खुद नहीं करता है, इसमें ना सब काम करेगा कौन, आरआरसी ही करेगा। पोन्स भी डिटेक्ट करके मैसेज आरआरसी को ही भेजेगा, कीमो सेंसिटिव एरिया भी आरआरसी को ही मैसेज भेजेंगे। ठीक है, बाकी आरआरसी अपना घटाएगा बढ़ाएगा। ठीक है, एक बात और देखना, जो एओटिक आर्क होता है, ठीक है, एओटिक आर्क होता है, तो एओटिक आर्क के अंदर एओटिक बॉडीज होती हैं। कैरोटिड आर्टरी जो होती है, जो ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड, उसके अंदर क्या होती है, कैरोटिड बॉडी होती है। ये भी सेंस कर लेती है किसको, CO2 और H+ के कंसंट्रेशन को, और ये भी किसको सिग्नल भेजती हैं, आरआरसी को सिग्नल भेजती हैं, रिमीडियल एक्शन लो भाई। तो सब लोग सेंस करने का काम देखा जाए तो जो एओटिक आर्च में एओटिक बॉडी है, कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड बॉडी है, ये भी CO2 और H+ को सेंस करता है। तुम्हारा कीमो सेंसिटिव एरिया भी CO2 और H+ को सेंस करता है, और तुम्हारा जो पॉन्स है ये भी CO2 और H+ को सेंस करता है, और सब लोग सेंस करके किसको मैसेज भेजते हैं, आरआरसी को भेजते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजते हैं। ठीक है, एक लाइन और याद रखना, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जितना मतलब हमारे बॉडी में CO2, ऐसे याद रखना कि हमारे बॉडी में CO2 का घटा हुआ लेवल, हमारे ब्लड में CO2 का घटा हुआ लेवल जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी जल्दी डिटेक्ट नहीं होती है, लेकिन CO2 की कमी फट से डिटेक्ट हो जाती है। तो यही कह रहा है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है, हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे। ठीक है, अब कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। एक एस्थमा है, एस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो याद रखना यहाँ पे अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइसेमा क्या है, ये बेटा क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये मतलब अचानक से एक्यूट डिसऑर्डर नहीं है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है धीरे धीरे, तुम अगर लंबे समय तक सिगरेट पी रहे हो तो इससे रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, और इसका मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है। अब ये है बेटा ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, तुम्हारे वर्क से रिलेटेड ये बीमारी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऐसे लोग जो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, बहुत फाइन डस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो डस्ट होता है क्या करता है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद दिस सिचुएशन। ठीक है, तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारा फुली कोप नहीं कर पाता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। अब कह रहा है कि अगर तुम लंबे समय तक अगर इसका एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और लीडिंग टू फाइब्रोसिस। क्या हो जाएगा, लंग्स में प्रोलिफरेशन हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू का, और वो क्या हो जाएगा, लंग्स तुम्हारा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि वर्कर्स जो होते हैं उनको बोला जाता है कि आप क्या पहनो, इस इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आप प्रोटेक्टिव मास्क पहनो। ठीक है भाई, ताकि जो फाइन डस्ट है वो तुम्हारे एयर के थ्रू तुम्हारे लंग्स में एंटर ना कर पाए। तो याद रखना कि अगर लंबे समय तक एक्सपोजर होगा तो क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा लंग्स का। तो फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये तुम्हारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। तो तीन बीमारी याद रखना, अस्थमा, एम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल